नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि समस्या का समाधान जंग से नहीं, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में बोले प्रधानमंत्री मोदी। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे 5 वर्ष के लिए बढ़ी प्रधानमंत्री आवास योजना, अब मोटरसाइकिल होने पर भी मिलेगा लाभ। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत के बांग्लादेश जैसा हाल वाले बयान पर बवाल, बीजेपी विधायक ने एनएसए लगाने की मांग। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे यूपी विधानसभा उपचुनाव से बड़ी खबर, आरएसएस निभाएगी अहम भूमिका, गांव-गांव जाएंगे स्वयंसेवक। पांचवी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जो बाइडेन की चेतावनी, चीन, रूस, उत्तर कोरिया से हो सकता है परमाणु जंग, खुफिया दस्तावेज में बदले न्यूक्लियर रणनीति। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की गई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा, आप भी ऐसे मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वैश्विक मंच पर बढ़ रही है भारत की भूमिका, तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुक करते पहली बड़ी खबर की तरफ। समस्या का समाधान जंग से नहीं, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने पोलैंड दौरे पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ सामने आए। इस दौरान उन्होंने बताया कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म के मुद्दे पर दोनों ही देश एक मत हैं। रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच तनाव पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि यूक्रेन और पश्चिमी एशिया में चल रहा संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत को दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि संपूर्ण मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आज 45 साल बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया। मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में मुझे ये सौभाग्य मिला। इस अवसर पर मैं पोलैंड की सरकार और यहाँ के लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। 2022 में मैं यूक्रेन संकट के दौरान भारतीय छात्रों को निकालने में अपने जो उदारता दिखाए, उसे हम भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी की बात से सहमत हो तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते बड़ी खबर की तरफ। 5 वर्ष के लिए बढ़ी है प्रधानमंत्री आवास योजना, अब मोटरसाइकिल होने पर भी मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना को 5 वर्ष के लिए विस्तार दे दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार अब प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 2028-29 तक पात्रों का चयन, उन्हें आवास बनाने के लिए सहायता धनराशि दी जाएगी। परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण प्रेम त्रिपाठी ने बताया कि शासन के निर्देश मिलते आवासहीन पात्र परिवारों का सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। परियोजना निदेशक ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश में 2 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने के लिए पात्र परिवारों को सर्वे किया जाएगा। पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किए गए सामाजिक आर्थिक सर्वे 2011 एवं आवास प्लस सर्वे 2018 में मिले उन आवासहीन परिवारों को भी लाभान्वित किया जाएगा जो किन्हीं कारणों से अब तक योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं। परियोजना निदेशक ने बताया कि नया दिशा निर्देश में आवासहीन परिवारों के किसी भी सदस्य के पास मोटरसाइकिल होने पर भी उसे योजना का लाभ दिया जाएगा। पूर्व में परिवार के सदस्य के पास मोटरसाइकिल होने पर उसे इस योजना से बाहर कर दिया जाता था, हालांकि अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देशवासियों के हित में लिए जा रहे कई अहम फैसले, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत के बांग्लादेश जैसा हाल वाले बयान पर बवाल, बीजेपी विधायक ने की एनएसए लगाने की मांग। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के बांग्लादेश को लेकर दिए गए बयान पर हंगामा मच गया। टिकैत ने बातचीत के दौरान 3 साल पहले 26 जनवरी की घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि अगर उस दिन किसान ट्रैक्टर लेकर लाल किले की जगह पार्लियामेंट चले गए होते तो उस दिन भारत बांग्लादेश जैसा हाल हो जाता। उनके इस बयान पर बीजेपी गाजियाबाद की लोनी सीट से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने तीखा हमला किया और टिकैत पर एनएसए लगाने की मांग की है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बांग्लादेश में तख्ता पलट की घटना का जिक्र करते हुए भारत में भी वैसा हाल होने की चेतावनी दी। राकेश टिकैत के इस बयान पर लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने तीखा हमला किया और सरकार से उनके खिलाफ एनएसए लगाने की मांग की थी। बीजेपी विधायक ने इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और राकेश टिकैत को देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 10 लाख बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान मौजूद है, जिनकी सपोर्ट लेकर वो दिल्ली पर हमला कर सकते हैं। नंद किशोर गुर्जर ने राकेश टिकैत को चुनौती देते हुए कहा था कि हिम्मत है तो हमला करके दिखाओ, दिल्ली आकर दिखाए। किसानों की आड़ में सिर्फ यह राजनीति कर रहे, सिर्फ मोदी जी किसानों का भला सोच सकते हैं। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी विधानसभा उपचुनाव 2024 से बड़ी खबर, आरएसएस निभाएगी अहम भूमिका, गांव-गांव जाएंगे स्वयंसेवक, मतदाताओं से करेंगे बात। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई बैठक में विधानसभा
उपचुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में सरकार, संगठन और संघ तीनों के ही नेता मौजूद थे। इस बैठक में यह तय हुआ कि 10 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी बड़ा रोल रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सहयोगी संगठन के कार्यकर्ता अभी से गांव-गांव जाएंगे। वे घर-घर जाकर वोटर से बात करेंगे। बैठक में यह भी कहा गया कि जिस तरह आरक्षण और संविधान को लेकर विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के बीच जो भ्रम फैला है उसे दूर करना बहुत जरूरी है। संघ कार्यकर्ता वोटर तक सच्चाई को पहुंचाने में जुटेंगे। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि दूसरी पार्टी से आए लोगों को बड़ा पद देने से पार्टी में नाराजगी है। इस नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी और संघ के पुराने कार्यकर्ता खास ध्यान रखा जाएगा और उन्हें निगमों और आयोग में प्राथमिकता से जगह दी जाएगी। दरअसल हम आपको बता दें कि बुधवार को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास और चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी का हो रहा है विकास, तो वीडियो लाइक कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुक तक बड़ी खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की चेतावनी, चीनी, रूस, उत्तर कोरिया से हो सकती है परमाणु जंग, खुफिया दस्तावेज में बदले न्यूक्लियर रणनीति। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमेरिका को डर है कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया के साथ कभी भी परमाणु युद्ध हो सकता है। इसके लिए मार्च में ही अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेहद खुफिया दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें अमेरिका की न्यूक्लियर रणनीति में कुछ बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव चीन, रूस और उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु हथियार के आधार पर हुए। इस पर जो बाइडेन के हस्ताक्षर हुए। इसका नाम है न्यूक्लियर अप्लायमेंट गाइडेंस। एनएजी ही अमेरिका की परमाणु रणनीति को तय करता है। यह निर्धारित करता है कि किस परमाणु संपन्न देश के साथ किस तरह पेश आना है, अपनी जगह के दौरान क्या क्या कदम उठाना है। इस दस्तावेज में हुए बदलावों में बाइडेन ने अपनी सेनाओं को रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ परमाणु जंग के लिए तैयार रहने को भी कहा है। यह खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। 20 अगस्त 2024 को व्हाइट हाउस ने कहा कि यह योजना राष्ट्रपति ने इस साल शुरू में ही अप्रूव कर दिया था। इसमें किसी एक देश से परमाणु युद्ध का खतरा नहीं है, बल्कि तीनों देशों से। लेकिन जब टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका को सबसे ज्यादा चीन का खौफ है। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। वैदिक मंत्रों से शुरू हुआ कमला हैरिस का डीएनएस कार्यक्रम, भारतीय अमेरिकी पुजारी ने की पूजा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमेरिका में कुछ ही दिन राष्ट्रपति पद के उपचुनाव होने वाले हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए जारी डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के तीसरे दिन की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। उसमें पुजारी ने देश के लिए एकता की प्रार्थना की। वैदिक मंत्रोच्चारण के कार्यक्रम में भारतीय अमेरिकी पुजारी राकेश भट्ट ने शिकागो में किया। उन्होंने कहा कि भले हमारे देश में कई मतभेद हो, लेकिन जब देश की बात आती है तो सभी को एक हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से हम न्याय की दिशा में जाते हैं। भारतीय अमेरिकी पुजारी राकेश भट्ट ने कहा कि हमें एकजुट हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान करे कि हम शक्तिशाली और एकत्रित होकर अपने देश को ऊंचाई तक ले जा सके। राकेश भट्ट मैरीलैंड के भी श्री विष्णु मंदिर के पुजारी है। यह मूलतः भारतीय और बेंगलुरु से ताल्लुक रखते हैं। पुजारी राकेश भट्ट ने आगे कहा कि पूरा ब्रह्मांड एक परिवार की तरह है और सत्य ही हमारा आधार है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले जाए। हम ओम शांति ओम। पुजारी राकेश भट्ट को कई भाषाओं का ज्ञान है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु और संस्कृत भाषाओं के जानकार राकेश भट्ट कन्नड़, संस्कृत और अंग्रेजी में स्नातक और प्रमाणात्मक डिग्री पा चुके हैं। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। आज भारत बनाएगा अपना पहला स्पेस डे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज यानी कि शुक्रवार को मनाएगा। यह दिन चंद्रयान 3 मिशन की चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की पहली वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन करेगी। देश में पहले नेशनल स्पेस डे को लेकर तैयारियां की जा रही है। स्कूल कॉलेजों को भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने भी इसके लिए खास तैयारी की है। 2024 के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का थीम है टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा, यानी चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, जो समाज की प्रौद्योगिक और अंतरिक्ष रिसर्च के गहरे प्रभाव पर जोर देता है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष रिसर्च के समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव का उजागर करता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज पूरे देश में मनाया जाएगा। इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह न केवल उत्सव का दिन है, बल्कि भविष्य के लिए चिंतन और योजना बनाने का भी दिन है। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। त्रिपुरा में बाढ़ के हालात पर अमित शाह ने सीएम
मानिक शाह से की बात, हर संभव मदद का आश्वासन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि त्रिपुरा के सीएम से बात की और राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। केंद्र सरकार राहत और बचाव कार्य में स्थानीय सरकार की सहायता के लिए नाव और हेलीकॉप्टरों के अलावा एनडीआरएफ की टीम को भेज रही। आवश्यकता पड़ने पर केंद्र से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया। मोदी सरकार संकट की इस घड़ी में त्रिपुरा में हमारी बहनों और भाइयों के साथ मजबूती से खड़ी है। सीएम मानिक शाह ने भी प्रदेश की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में त्रिपुरा के लोगों को अटूट समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का हृदय से आभार और धन्यवाद। हम आपको बता दें कि त्रिपुरा में पिछले 2 दिनों में राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश हुई। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड जैसे हालात उत्पन्न हो गए। कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। मौके पर एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और मेडिकल की अलग अलग टीम मौजूद है। राहत बचाव कार्य जारी है, उन्हें हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि राहत सामग्री और आपदा प्रबंधन उपकरण अगरतला के महाराजा वीर विक्रम मानिक के बहादुर हवाई अड्डे पर पहुंच गया। इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजा जा रहा है। जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाई जा रही है। रुकते तक बड़ी खबर की तरफ। यूपी झारखंड से राजस्थान तक देश में अल कायदा के बड़े मॉड्यूल का भांडाफोड़, हथियार समेत कई दबोचे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि देश में एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में एटीएस के साथ मिलकर कई शहरों में छापेमारी की। खुफिया इनपुट पर चलाए गए ऑपरेशन में अल कायदा से प्रेरित एक मॉड्यूल अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का खुलासा हुआ। झारखंड, यूपी और राजस्थान से अब तक कुल 14 संदिग्धों को पकड़ा गया है। कई संदिग्धों की तलाश की जा रही है। शुरुआती जांच के मुताबिक इस मॉड्यूल का संचालन रांची का डॉक्टर इश्तियाक कर रहा था। वह देश के विभिन्न इलाकों में बड़ी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में जुटा था। मॉड्यूल के सदस्यों को अलग अलग स्थानों पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। पुलिस ने राजस्थान के भिवाड़ी में हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहे 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। संदिग्धों से पूछताछ के बाद स्पेशल सेल टीम ने झारखंड और यूपी में छापेमारी की। इस दौरान कुल 8 सदस्यों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। फिलहाल विभिन्न राज्यों पर पूछताछ चल रही है और नेटवर्क से जुड़े ज्यादा संदिग्धों के धरपकड़ होने की उम्मीद है। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार जल्द शुरू कर सकती है जनगणना, 18 महीने पूरा करेगी नया सर्वे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र में एनडीए सरकार दूसरे जल्द ही जनगणना करा सकती है। लंबे समय से अटके हुए पॉपुलेशन सेंसस सर्वे को लेकर यह बड़ा अपडेट बुधवार यानी 21 अगस्त 2024 को सरकार से जुड़े 2 सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिया। उन्होंने बताया कि केंद्र इसे सितंबर 2024 के आसपास करा सकती है। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में आगे बताया गया है कि अगर जनसंख्या से जुड़ा नया सर्वे अगले महीने शुरू होता है तो तब इसे पूरा होने में करीब 18 महीने यानी कि 1.5 साल का समय लगेगा। अफसरों की ओर से कहा गया है कि गृह मंत्रालय जो जनगणना से जुड़े कामों की कमान संभालता है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट्स ने सेंसस के लिए टाइमलाइन तय कर दिया और वे मार्च 2026 तक इसके नतीजे जारी करने का लक्ष्य रख रहे हैं। सरकारी सूत्रों में से एक ने यह भी बताया कि जनगणना की प्रक्रिया को शुरू करने की अंतिम मंजूरी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ से फिलहाल नहीं मिली और उसी का इंतजार किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र को पिछले साल जारी हुए रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया फिलहाल दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। 2023 में भारत इस मामले में चीन को पछाड़ते हुए नंबर 1 पर आ गया था। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली कटरा हाईवे की 28 अगस्त को समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, परियोजना में आ रही है बाधा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को दिल्ली कटरा हाईवे की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से प्रगति के बारे में स्थिति का जायजा लेंगे। 10 अगस्त को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली कटरा एक्सप्रेस के बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। पंजाब में करीब 300 किलोमीटर की दूरी तक गुजरने वाले 600 किलोमीटर लंबे दिल्ली कटरा हाईवे को लेकर बीते दिनों एक नया विवाद हाल ही में सामने आया था। लुधियाना, गुरदासपुर, जालंधर में भूमि का कब्जा अभी भी लंबित है। 18 किलोमीटर हिस्से का भूमि कब्जा अभी भी लंबित है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस NHAI के साथ मिलकर दिल्ली कटरा हाईवे के लिए भूमि का कब्जा लेने के बारे में बार बार प्रयास कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने अपने पत्र में उल्लेख किया था कि यदि कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो NHAI पंजाब में 8 परियोजनाओं को रद्द कर देगा। पंजाब में दिल्ली कटरा हाईवे परियोजनाओं में बाधा आ रही है क्योंकि किसान NHAI
को भूमि का कब्जा नहीं दे रहे। परियोजना पर काम कर रहे ठेकेदारों और इंजीनियरों को धमकाया गया और उनके साथ मारपीट की गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर जीतने के लिए बीजेपी ने ढूंढ निकाला प्लान, चुनाव से पहले इन सीटों पर खास निगाह। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में। बीजेपी चुनाव को जीतने के लिए कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही। इसी कड़ी में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी योजना बनाई है। अपनी योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव में 36 सीटों पर विशेष फोकस रखेगी। ऐसा बताया गया है कि ये 36 सीटें जम्मू क्षेत्र की है। इस सीटों के लिए बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि पूरी तरह से चुनाव में जुट जाए। जम्मू में भाजपा की प्लानिंग की हिंदू बाहुल्य 36 सीटें जीतने पर सरकार आसानी से बनाई जा सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की राज्यमुखी 36 सीटों पर बढ़त मिली थी और यही कारण है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी आला कमान किसी भी सूरत में इस बढ़त को गंवाना नहीं चाहता। हालांकि बीजेपी राज्य की अन्य सीटों पर भी पूरी तरह से जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आप यह समझते कि जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव में होगी बीजेपी की जीत, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा, सुप्रीम कोर्ट से पंजाब हरियाणा को किसानों संग बातचीत का निर्देश। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य सरकारों से शंभू सीमा पर राजमार्ग खारिज करने के लिए आंदोलनकारी किसानों को मनाने के लिए कहा है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी और अन्य मुद्दों पर किसानों की चिंताओं को हल करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन पर फैसला 2 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों राज्यों की कृषि से संबंधित स्वतंत्र व्यक्तियों को शामिल करने वाली विशेषज्ञ समिति के लिए प्रस्तावित संदर्भ शर्तों को सुझाव देने का भी अनुमति दी है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और उज्ज्वल भुइया की पीठ ने कहा कि समिति की संरचना और उनके द्वारा हल किए जाने वाले सभी मुद्दों पर हमने अपना होमवर्क कर लिया। हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम दोनों राज्यों से अनुरोध करते हैं कि वे किसानों को आश्वस्त करें, क्योंकि अब अदालत उनकी शिकायतों तक पहुंचने के लिए एक मंच बनाने पर विचार कर रही है। इसलिए इस मुद्दे को केवल कानून के अनुसार ही हल किया जा सकता है। पंजाब के महाधिवक्ता गुरविंदर सिंह ने अदालत को सूचित किया कि राज्य के अधिकारियों ने इस सप्ताह की शुरुआत में किसान यूनियन के साथ एक बैठक की और यातायात की आशंका आवाजाही के लिए अंबाला नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को साफ करने की संभावना का पता लगाया। बड़ी खबर की तरफ। सरकार कर रही जीएसटी में छूट देने की तैयारी, विदेशी एयरलाइंस और विदेशी शिपिंग लाइनों को मिल सकता है फायदा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें केंद्र सरकार इंफोसिस विदेशी शिपिंग लाइनों और विदेशी एयरलाइंस को जीएसटी में छूट देने पर विचार किए। केंद्र सरकार इस संबंध में आने वाले दिनों में विचार कर सकती है और इससे संबंधित फैसले ले सकती है। इसकी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। एक रिपोर्ट की माने तो केंद्र सरकार 9 सितंबर को होने वाले जीएसटी परिषद की बैठक या जून के सर्कुलर में बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र को लगता है कि सेवा क्षेत्र को जीएसटी में स्पष्टता और व्यापार करने में आसानी की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय यानी कि डीजीजीआई ने हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी के साथ कई विदेशी एयरलाइंस को नोटिस भेजा था। इससे पहले खबर आई थी कि डीजीजीआई ने ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्तांसा और एयर मेरिट समेत 10 विदेशी एयरलाइनों को 10,000 करोड़ रुपए का कर नहीं चुकाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। ये नोटिस भारतीय शाखाओं द्वारा अपने मुख्य कार्यालय में आयातित सेवाओं पर अदा न किए गए करों से संबंधित थे। अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में सदन से वॉकआउट करने पर कांग्रेस के 11 विधायक निलंबित, सवाल पूछने को नहीं मिली थी इजाजत। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा स्पीकर ने गुरुवार को विपक्षी पार्टी कांग्रेस के 11 विधायकों को वॉकआउट करने पर एक दिन के लिए निलंबित कर दिया है। 3 दिन के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी पार्टी के विधायकों ने कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे, लेकिन स्पीकर शंकर चौधरी ने उनकी मांग खारिज कर दी। इसके बाद कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट करने लगे। विधायकों की वॉकआउट करने के बाद स्पीकर ने उन सभी को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया। इससे पहले कांग्रेस नेता अमित चावड़ा और अन्य ने राजकोट अग्निकांड पीड़ितों को न्याय दो, ड्रग्स की समस्याओं पर अंकुश लगाओ और भूमि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करो जैसे नारे। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक शैलेश परमार ने दावा किया कि दोहात में कृषि भूमि की विवादास्पद बिक्री के बारे में पार्टी विधायक गुलाब सिंह चौहान द्वारा पूछे गए सवालों को अंतिम क्षण में खारिज कर दिया गया। स्पीकर ने बताया कि अल्पसंख्यक प्रश्नों को संबंधित मंत्री की सहमति के बाद ही चर्चा के लिए चुना जाएगा। मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने स्पष्ट किया कि चौहान द्वारा उठाया गया मुद्दा विचाराधीन था और इसे कोर्ट के समक्ष इस पर चर्चा करना सही नहीं है।
रुक तक बड़ी खबर की तरफ। सीएम रजक ने दिया इस्तीफा, लालू और तेजस्वी यादव को झटका, नीतीश कुमार ने 2025 की तैयारी की शुरू। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मंत्री और राजद के राष्ट्रीय महासचिव सीएम रजक ने पार्टी के प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अपना इस्तीफा भेज दिया है। सीएम रजक ने लालू परिवार के करीबी नेताओं में माना जाता है। अब उनके द्वारा आरजेडी को छोड़ने जाने से लालू तेजस्वी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रुकत तक बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, सपा नेता मोहित खान के मल्टी कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर। रुकत तक बड़ी खबर की तरफ। भाजपा अगले हफ्ते करेगी चुनावी रण के योद्धाओं का ऐलान, पीएम की बैठक में लगेगी नामों पर मोहर। दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी का करते समर्थन तो वीडियो लाइक और कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत।